प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में पीएम ने डिजिटल इंडिया का किया उल्लेख। कहा, ई संजीवनी ऐप और यूपीआई ने जीवन को बनाया आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कर्नाटक संघ के सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिम्वा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कर्नाटक को बताया भारतीय मिलेट्स यानी श्री धान्य का प्रमुख केंद्र। कहा, श्री अन्न से कर्नाटक के लोगों और छोटे किसानों का होगा लाभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में किसान मजदूर समागम को किया संबोधित। कहा, किसानों के हित में केंद्र ने कृषि बजट को बढ़ाकर किया 1,25,000 करोड़ रुपए। शिविर में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसानों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनाओं से कराया अवगत। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा, डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। पीएम ने ई संजीवनी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। देश और समाज में डिजिटल तकनीक के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जिक्र किया। इस संबंध में उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों का डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों से परामर्श की सेवा ई संजीवनी का उल्लेख किया। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशंस करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री ने ई संजीवनी सेवा में लगे सिक्किम के चिकित्सक डॉक्टर मदन मणि और इस सेवा से लाभ लेने वाले मदन मोहन जी से इस सेवा को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों से बात कर उनके अनुभव पूछे और इस सेवा के फायदों को और लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी से अभी तक 10 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ लाभ ले चुके हैं और एक नई क्रांति के सूत्रधार बन रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा की शुरुआत का भी जिक्र किया और कहा कि यह भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाने की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली कर्नाटक संघ के सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिम्वा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय दुनिया भारत की पहल पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है। कर्नाटक तो भारतीय मिलेट्स यानी श्री धान्य का प्रमुख केंद्र रहा है। आपका श्री अन्न रागी कर्नाटक की संस्कृति का हिस्सा भी है और आपकी सामाजिक पहचान भी है। कर्नाटक में हमारे येदियुरप्पा जी के समय से ही श्री धान्य के प्रमोशन के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। आज पूरा देश कर्णिकाओं के रास्ते पर चल रहा है और मोटे अनाजों को भी श्री अन्न बोलना शुरू कर दिया है। जब आप पूरे विश्व श्री अन्न के फायदों और इसकी जरूरत को समझ रहा है तो आने वाले समय में इसकी मांग भी बढ़ने वाली है। इससे कर्नाटक के लोगों का, कर्नाटक के छोटे छोटे किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दुनिया भारत की पहल पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रही है।
कर्नाटका तो भारतीय मिलेट्स यानी सिरी धान्या का प्रमुख केंद्र रहा है। आपका श्री अन्न रागी कर्नाटक की संस्कृति का हिस्सा भी है और आपकी सामाजिक पहचान भी है। कर्नाटका में हमारे येदियुरप्पा जी के समय से ही सिरी धान्या के प्रमोशन के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। आज पूरा देश कन्नडिगांव के रास्ते पर चल रहा है और मोटे अनाजों को श्री अन्न बोलना शुरू कर दिया है। आज जब पूरा विश्व श्री अन्न के फायदों और इसकी जरूरत को समझ रहा है तो आने वाले समय में इसकी मांग भी बढ़ने वाली है। इससे कर्नाटका के लोगों का, कर्नाटका के छोटे छोटे किसानों का बहुत फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार द्वारा लंबे समय से चली आ रही अपर भद्रा प्रोजेक्ट की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। इससे तुमकुरू, चिकमगलुरु, चित्रदुर्ग और दावणगेरे सहित सेंट्रल कर्नाटक के बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ होने वाला है। मेरे किसानों को कल्याण होने वाला है। ये विकास की नई रफ्तार कर्नाटक की तस्वीर को तेजी से बदल रही है। आप में से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, लंबे समय से अपने गांव नहीं गए हैं, आप जब वहां जाएंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा, गर्व भी होगा। अपर भद्रा प्रोजेक्ट की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। इससे तुमकुरू, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और दावणगेरे सहित सेंट्रल कर्नाटका के बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ होने वाला है। मेरे किसानों का कल्याण होने वाला है। ये विकास की नई रफ्तार कर्नाटका की तस्वीर को तेजी से बदल रही है। आप में से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, लंबे समय से अपने गांव नहीं गए हैं, आप जब वहां जाएंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा, गर्व भी होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान मजदूर समागम को संबोधित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि बिहार में डेयरी क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पानी, भूमि और मेहनतकश किसान हैं और अगर यहाँ व्यवस्थाएं ठीक हों तो बिहार पूरे देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में गेहूं और धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है तो बिहार में क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के अंदर डेयरी की बहुत संभावनाएं, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर भूमि है, बिहार के अंदर मेहनतकश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार बन सकता है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान को बजट के केंद्र में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में पिछली सरकार द्वारा कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन मोदी जी ने इस वर्ष के बजट में उसे बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है और यही बताता है कि देश के प्रधानमंत्री ने बजट के केंद्र में कृषि और किसान को रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के हर किसान के बैंक खाते में 6,000 रुपए सालाना डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाता है और इस योजना के जरिए मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसान को ऋण ही ना लेना पड़े। अमित शाह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप भी शुरू किए गए हैं और मोदी जी ने बारिश के आधार पर खेती करने वाले किसानों के लिए श्रीअन्न यानी मोटे अनाज की योजना भी लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से हमारा ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का दुनिया भर के बाजार में जाएगा और इससे किसानों की आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। मोदी जी ने आकर बजट के केंद्र बिंदु में किसान को लाने का काम किया। 2014 में मनमोहन सोनिया सरकार थी, लालू जी की सरकार थी,
तब कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुनना, 25,000 करोड़ 2014 में। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? और इस बजट में कृषि के लिए बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने किया। यही बताता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट के केंद्र बिंदु में कृषि को लाकर रख दिया है। देश का हर किसान, चाहे सीमांत किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना डीबीटी से सीधा पहुंच जाता है। और छोटा किसान जो किसानी करता है 2.5 एकड़ से कम, उसको किसानी का खर्चा ही 6,000 होता है, जो खुद मजदूर बनकर अपने खेत में किसानी करता है। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसको ऋण ही न लेना पड़े। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप की व्यवस्था करी है। और मोदी जी ने अब जो बारिश के आधार पर की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए श्री अन्न मोटे अनाज की योजना भी लागू करी है। अब हमारा मोटा अनाज, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो, वो देश और दुनिया के बाजार में जाएगा। और जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सारे किसानों की आज बहुत बड़ी आवक इससे होने वाली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2009 से 2014 तक 3.74 लाख करोड़ रुपए का अनाज किसानों से खरीदा गया, लेकिन 2014 से 2019 के बीच 8 लाख करोड़ रुपए का गेहूं और धान किसानों से खरीदने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी नीम कोटेड यूरिया लाए, जिससे देश भर में इसकी कालाबाजारी बंद हो गई, लेकिन बिहार में इसकी कालाबाजारी चल रही है, इसीलिए यहां किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बन जाए तो बिहार देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। 2009 से 14 में 3.74 लाख, 3.25 लाख रुपया का अनाज खरीदा गया, चाहे गेहूं हो चाहे क्या, 3.25 लाख लालू जी की सरकार थी। और 14 से 19 में 4.25 लाख की जगह 8 लाख करोड़ के गेहूं और धान को खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मगर बिहार के किसानों को इसका फायदा नहीं होता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी होगा। नीम कोटेड यूरिया मोदी जी लाए, इसकी कालाबाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। 1.5 गुना यूरिया हमने किसानों को भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नैनो यूरिया का कारखाना भी अब झारखंड में देवघर में बन रहा है। पूरे बिहार को एक ही बोतल में यूरिया की पूरी बैग मिल जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। सॉइल हेल्थ कार्ड की भी व्यवस्था की है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन भी चलाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया कृषि के अलावे सिंचाई के लिए खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। शनिवार को गुजरात की मंडियों में तिल के सौदों में काफी अंतर देखने को मिला। कहीं गिरावट रही तो कहीं भाव में अच्छा उछाल आया, जबकि उत्तर प्रदेश की मंडी में मामूली बदलाव देखने को मिला। आवक की बात करें, एडमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में 24 फरवरी को तिल का भाव था 15,202 रुपए, जिसमें करीब 1,890 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई। 25 फरवरी को इसके भाव 13,312 रुपए पर हुए। राज्य की ध्रोल मंडी की बात करें तो यहाँ 24 फरवरी को तिल का भाव था 11,000 रुपए, जिसमें 3,600 रुपए की अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। इस बढ़त के बाद 25 फरवरी को तिल के सौदे 14,600 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में 24 फरवरी को तिल का कारोबार 12,780 रुपए पर हुआ,
लेकिन 25 फरवरी को मामूली बढ़त के साथ तिल का भाव 12,790 रुपए हो गया। तिल की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी तिल की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान रबी तिल की बुआई 51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 53,000 हेक्टेयर में हुई थी। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंडियों में मसूर के सौदे हल्की उठापटक के साथ हुए। वहीं काला पीपल मंडी में भाव में तेजी रही और रामपुर मंडी में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। एग्बाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 24 फरवरी को मसूर का भाव रहा 5,510 रुपए, जिसमें 25 फरवरी को 110 रुपए की बढ़त देखी गई। इस बढ़त के साथ 25 फरवरी को 5,620 रुपए पर मसूर के सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 24 फरवरी को मसूर का भाव था 7,250 रुपए। 25 फरवरी को इसके सौदों में 15 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव हो गया 7,235 रुपए। वहीं राज्य की ही रामपुर मंडी में दोनों दिन यानी 24 और 25 फरवरी को मसूर की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ 6,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी मसूर की बुआई 3 फरवरी तक 18,52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की खेती 17,68,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी रबी मसूर की बुआई बीते साल के मुकाबले 84,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कुल दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 20% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022 में बीते 8 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 4,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021 के दौरान कुल दालों का निर्यात महज 2,21,440 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,34,102 टन की बढ़ोतरी हुई है। बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य केरल में इस समय धान और बैंगन में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं केरल के ऊपरी इलाके में तैयार अदरक की खुदाई कर ले, यहीं इस समय सुपारी के बागों में निराई करे। वहीं तटीय कर्नाटक के किसान इस समय नारियल के बागों से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही यहाँ केला और काली मिर्च के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणी कर्नाटक में टमाटर को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ 20 दिनों के अंतराल पर कॉफी में सिंचाई करें। उत्तरी कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन तिल में सुरक्षात्मक सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय कुसुम, अरहर और काबुली चने की जल्द से जल्द कटाई कर ले। यहीं टमाटर और बैंगन को कीटों से बचाएं। उत्तरी कर्नाटक में ही इस समय अगेती चने की कटाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ जल्दी बोई गई रबी की ज्वार की फसल दाना भरने की अवस्था में है। अनाज के समुचित विकास के लिए कम से कम 1 या 2 सुरक्षात्मक सिंचाई करें। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के श्रीकाकुलम जिले में तिल की बुआई करें। विशाखापत्तनम जिले के किसान इस समय गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों की रुपाई करें। अनंतपुर जिले में अरहर की कटाई कर ले, जबकि गुंटूर जिले में फिलहाल तिल की बुआई जारी रखे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में रागी की रुपाई जारी रखे। वहीं तेलंगाना में इस समय फसलों में सिंचाई करें। यहाँ के भद्राद्री और मुलुगु जिलों में ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में लोबिया की बुआई की जाती है। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में
125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में विकास की बढ़ती गति की जमकर प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हैदराबाद में आयोजित दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता भाग ले रहे हैं। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मेघालय में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के भी सभी उपाय किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों की करीब 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। मेघालय में दुर्गम इलाकों में मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंधन किए हैं। पूर्वी खासी पहाड़ियों में रोपवे का उपयोग करके चुनाव सामग्री भेजी जा रही है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। एजेंसी ने 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। दिल्ली सरकार पर नई आबकारी नीति में गड़बड़ी का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से नहीं पेशेवर अपराधियों से होगी। मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को बर्बाद किया है। सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए एक चाइनीज ड्रोन को बरामद किया। ये ड्रोन अमृतसर के शहजादा गांव में मिला है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।